पूरे गुरुकुल के सबसे बड़ी उम्र के योद्धा। सिर्फ यह कुछ शब्द ही पर्याप्त थे एल्डर पाणी की शक्ति बताने के लिए। एल्डर पाणी को मेरा प्रणाम, आकर्ष ने एल्डर पाणी को प्रणाम करते हुए कहा। जवाब में एल्डर पाणी ने अपना सर सहमति में हिलाया और फिर अपने बड़े से पंखों को हल्का सा फड़फड़ाया। उनके ऐसा करते ही उनके आसपास की हवा में एक गहरा दबाव उत्पन्न हो गया। स्पष्ट था कि अब एल्डर पाणी फिर से हवा में उड़ने वाले हैं। चलो, गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने सभी को एल्डर पाणी की पीठ पर सवार होने का इशारा किया और फिर खुद भी उनकी पीठ पर सवार हो गए। संकेत मिलते ही बाकी 6 योद्धा भी एक एक करके एल्डर पाणी की पीठ पर सवार होने लगे। एल्डर पाणी की पीठ बहुत ही ज्यादा मुलायम थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकर्ष किसी रुई के बिस्तर पर खड़ा है। सभी के सवार होने के बाद एल्डर पाणी ने अपने विशालकाय पंखों को खोला और कुछ ही क्षणों में जमीन से कई 100 फीट हवा में आ गए। यहां से अब उन सभी की मंजिल थी आसुरी कमलाद गुरुकुल। यह गुरुकुल अवंती साम्राज्य के 5 सबसे शक्तिशाली गुरुकुलों में से एक था और इस बार का मुकाबला इसी गुरुकुल में होने वाला था। वैसे तो इस गुरुकुल का वास्तविक नाम कमलाद गुरुकुल था, लेकिन एक कारण था जिसकी वजह से इसके नाम के आगे असुर जुड़ गया था। दरअसल इस गुरुकुल के ज्यादातर शिष्य मुकाबले के दौरान कभी भी ईमानदारी से नहीं लड़ते थे। कोई न कोई बेईमानी करके वो अपने प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने या उसे खत्म करने की कोशिश करते थे। इस वजह से लोगों ने इसे आसुरी गुरुकुल कहना शुरू कर दिया था। अजीब बात तो यह थी कि इस गुरुकुल ने भी अपने इस नाम को स्वीकार कर लिया था। शुरुआत में एल्डर पाणी की रफ्तार सामान्य ही थी, मगर जैसे ही वो लोग गुरुकुल की सीमा से बाहर निकले, एल्डर पाणी ने एकदम से अपनी रफ्तार कई गुना तेज कर दी। तेजी से हवा में आगे बढ़ते हुए आकर्ष हवा के दबाव को अपने शरीर पर महसूस कर पा रहा था। हवा का दबाव इतना ज्यादा तेज था कि आकर्ष को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके मुंह पर तमाचे मार रहा हो। शुरुआत की कुछ देर तक तो आकर्ष पर उस दबाव का काफी गहरा असर पड़ा, लेकिन समय के साथ साथ वह दबाव अपने आप उसके शरीर के साथ अनुकूलित होने लगा। एक प्रकार से कहे तो अब आकर्ष को उस दबाव की आदत हो चुकी थी और उसका शरीर भी उस दबाव को सहन करने की क्षमता प्राप्त कर चुका था। कहीं ना कहीं इसकी वजह उसका वह हवा का बल भी था, लेकिन सभी की किस्मत उसके जैसी अच्छी नहीं थी। एल्डर पाणी की पीठ पर खड़े बाकी योद्धाओं को भी अपने शरीर पर तेज दबाव महसूस हो रहा था। मिहिर की हालत तो इस समय इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके लिए सीधा खड़े होकर उस दबाव को सहन कर पाना असंभव हो गया था। अविनाश की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। इसकी तो उदय ने जब देखा कि आकर्ष इतने तेज दबाव में भी बिल्कुल शांत खड़ा है, तो उसके चेहरे पर एक हल्के गुस्से का भाव आ गया। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो किसी भी समय अपने घुटनों पर आने वाला था। वहीं उसके विपरीत आकर्ष बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उस पर कोई दबाव लग ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे आकर्ष जानबूझकर सभी के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। गुरुकुल प्रमुख का शिष्य होने के नाते वो अपनी इज्जत को ऐसे नीलाम कैसे होने दे सकता था। इसलिए उसने भी अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और आकर्ष की भांति सीधा खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसकी यह सब हरकतें देख आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगर पहले की बात होती तो शायद आकर्ष की हालत भी इस समय उन सब के जैसी हो गई होती, लेकिन जब से उसने हवा का बल प्राप्त किया था, तब से उसके शरीर पर हवा के दबाव का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। एक प्रकार से ऐसा कहा जा सकता था कि हवा अब उसके शरीर का ही एक हिस्सा बन चुकी थी। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने जब देखा कि आकर्ष के अलावा बाकी तीनों शिष्यों की हालत समय के साथ खराब होते जा रही है, तो उन्होंने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा एल्डर पाणी के पास एक संदेश भेजा। एल्डर पाणी, अपनी रफ्तार को थोड़ी धीमी कीजिए। अगर आप इस रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो बच्चों को चोट लग सकती है। बच्चे? ये तुम्हें कहां से बच्चे लग रहे हैं? ठीक इसी समय आंतरिक ऊर्जा के द्वारा एक आवाज सभी को सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर विभाग प्रमुख सुग्रीव, विभाग प्रमुख मानव और गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ तीनों के चेहरे पर एक कड़वाहट, बड़ी मुस्कुराहट आ गई। ज्यादा नहीं तो इतना तो उन्हें भी समझ में आ गया था
कि एल्डर पाणी ने जानबूझकर अपनी रफ्तार तेज की है ताकि इन सभी शिष्यों की परीक्षा ले सके। शायद वो देखना चाहते थे कि इन शिष्यों की योग्यता और क्षमता कितनी है। उनकी इस परीक्षा में आकर्ष को छोड़कर बाकी तीनों माध्यमिक शिष्य फेल हो गए थे। एल्डर पाणी को भी पता चल चुका था कि किसके अंदर योग्यता और क्षमता ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने भी अपनी रफ्तार अब धीमी करनी शुरू कर दी। एल्डर पाणी, आप हमारी तुलना आकर्ष के साथ कैसे कर सकते हैं? यह तो हमसे काफी समय पहले ही आगे बढ़ चुका है। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन गुरुकुल के अधिकांश शिष्य इसे इंसान नहीं बल्कि अय्यार और राक्षस समझते हैं। मिहिर ने अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए कहा। मिहिर थोड़ा खुले विचारों का था। उसके मन में जो होता था वह कह देता था, लेकिन अविनाश और उदय ऐसे नहीं थे। मिहिर की बात से वह दोनों सहमत तो नहीं थे, लेकिन असहमत भी नहीं थे। चाहे वो दोनों इस बात को कितनी भी झुठलाने की कोशिश क्यों न कर दे, पर वो इस सच्चाई को नहीं बदल सकते थे कि आकर्ष प्रतिभा के मामले में उनसे बहुत ज्यादा आगे है। आकर्ष भी महसूस कर पा रहा था कि उदय और अविनाश दोनों ही इस समय उसे बहुत ही कर्कश भाव के साथ देख रहे हैं, पर उसने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी के समय उसका पूरा ध्यान मुकाबले की तरफ था। अब उसके असली प्रतिद्वंदी अविनाश और उदय नहीं थे, बल्कि बाकी 4 गुरुकुलों के शिष्य थे। सीनियर मिहिर, एल्डर पाणी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है, इसके बावजूद हम गुरुकुल से 15 दिन पहले निकले हैं। क्या आसुरी कमलाद गुरुकुल हमारे गुरुकुल से इतना ज्यादा दूर है? आकर्ष ने मिहिर से पूछा। सच कहूं तो इस समय एल्डर पाणी अपनी पूरी रफ्तार से नहीं उड़ रहे हैं। अगर वो अकेले होते और अपनी पूरी रफ्तार से उड़ रहे होते तो आसुरी कमलाद गुरुकुल में पहुंचने में उन्हें केवल आधे दिन का समय लगता। लेकिन इस समय क्योंकि हम भी उनके साथ हैं और हम ज्यादा दबाव सहन नहीं कर सकते, इसलिए एल्डर पाणी बहुत ही धीमी रफ्तार से उड़ रहे हैं, मिहिर ने जवाब दिया। केवल अब जाकर आकर्ष को असली कारण समझ में आया कि वह गुरुकुल से इतने दिन पहले क्यों निकले हैं। इसकी वजह थी हवा का तेज दबाव। जब एल्डर पाणी अपनी पूरी रफ्तार से नहीं उड़ रहे थे, तब भी मिहिर, अविनाश और उदय की हालत इतनी खराब हो गई थी, तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि अगर एल्डर पाणी अपनी पूरी रफ्तार से उड़ेंगे तो उन तीनों की क्या हालत होगी। बाकियों का छोड़ो, आकर्ष खुद भी इस बात को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वासी नहीं था कि वो एल्डर पाणी की पूरी रफ्तार के साथ यात्रा कर सकता है या नहीं। भले ही अभी वाली रफ्तार के साथ उसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर एल्डर पाणी अपनी रफ्तार दोगुना कर दे तो आकर्ष को पूरा यकीन था कि उसके शरीर पर भी हवा का दाब इतना बढ़ने वाला था कि वह उसे सहन भी ना कर पाए। एल्डर पाणी की रफ्तार के साथ 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। 15 दिन बाद जब आकर्ष ने पहली बार आसुरी कमलाद गुरुकुल को देखा, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि 15 दिन की यह यात्रा दोनों गुरुकुलों के बीच की दूरी के हिसाब से इतनी भी ज्यादा लंबी नहीं है। दोनों गुरुकुलों के बीच की दूरी उस यात्रा की 3 गुना थी जो आकर्ष ने एकांत शिखर तक की थी। फर्गना घोड़े, जिन्हें घोड़ों की श्रेणी में सबसे तेज माना जाता था, उनकी तेज रफ्तार के साथ भी आकर्ष को एकांत शिखर तक पहुंचने में पूरे 4 से 5 महीनों का समय लग गया था। जिस दूरी को तय करने में उसे 4 महीनों का समय लगा हो, उससे 3 गुना ज्यादा लंबी दूरी को तय करने में एल्डर पाणी को सिर्फ 15 दिन का समय लगा था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि एल्डर पाणी की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज थी। दोनों की रफ्तार के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। दोनों की रफ्तार की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। पूरी यात्रा के दौरान आकर्ष और मिहिर आपस में बातें करते हुए ही आए थे, इसलिए आकर्ष को मिहिर से आसुरी कमलाद गुरुकुल के बारे में काफी जानकारी भी मिल गई थी। आसुरी कमलाद गुरुकुल की नई पीढ़ी में एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है, जिसकी ताकत का लोहा लगभग सभी योद्धा मान चुके हैं। यह योद्धा तलवारबाजी में बहुत ही ज्यादा निपुण है और इसकी गिनती अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में होती है। जैसे सुयोधन को वीणा बजाने के कारण वीणापति कहा जाता है, ठीक वैसे ही इस योद्धा को इसकी तलवारबाजी के कारण असिद्धार कहकर संबोधित किया जाता है। मिहिर ने कहा, असिद्धार? सिर्फ नाम से ही पता चल रहा है कि यह तलवारबाजी में बहुत ज्यादा निपुण होगा।
अगर इसकी तुलना वीणापति के साथ की जाए तो तुम्हें क्या लगता है, कौन ज्यादा बेहतर है? आकर्ष ने इस विषय में थोड़ी रुचि लेते हुए पूछा। अगर ताकत की बात की जाए तो असिद्धार वीणापति से थोड़ा पीछे है, लेकिन प्रतिभा के मामले में दोनों एक जैसे हैं। असिद्धार अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में सबसे छोटा है। इस समय वह सिर्फ 26 वर्ष का है। मेरे पिता के अनुसार पिछले साल उसका ऊर्जा स्तर ब्रह्ममंडल के 6ठे स्तर में पहुंच गया था। इस हिसाब से अगर अंदाजा भी लगाया जाए तो इस समय तक उसका ऊर्जा स्तर ब्रह्ममंडल के 7वें स्तर में तो पहुंच चुका होगा। मिहिर ने जवाब दिया। सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में ब्रह्ममंडल के 7वें स्तर में प्रवेश! इस प्रकार के प्रतिभा के साथ वह आसानी से वीणापति को टक्कर दे सकता था। इधर इस समय तक एल्डर पाणी आसुरी कमलाद गुरुकुल की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। इस गुरुकुल को ऊपर से ध्यान से देखने के बाद आकर्ष को समझ में आया था कि आखिर इस गुरुकुल का नाम कमलाद गुरुकुल क्यों पड़ा था। ऊपर से देखने पर इस गुरुकुल का पूरा आकार किसी बड़े कमल की तरह था, जिसकी हर एक पंखुड़ी पर एक अलग विभाग था। यह है आसुरी कमलाद गुरुकुल। इसकी संरचना बहुत ही ज्यादा विशेष है। तुम लोगों को वो 9 पंखुड़ियों के जैसी संरचनाओं दिख रही है, वो इस गुरुकुल के विभाग है जहां पर सभी प्राथमिक शिष्य रहते हैं। यह विभाग बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे गुरुकुल के 6 विभाग हैं। ऊपर से पूरे गुरुकुल की एक एक संरचना की तरफ इशारा करते हुए गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने कहा। वह सारी जानकारी जो आकर्ष, उदय, अविनाश और मिहिर के काम आ सकती थी, वर्धमान सिंह राठौड़ ने वह सारी जानकारी विस्तार से उन सभी को बताई। एल्डर पाणी, थोड़ा नीचे चलें। अपनी बात खत्म करने के बाद वर्धमान सिंह राठौड़ ने एल्डर पाणी से कहा। जवाब में एल्डर पाणी ने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए और जमीन की तरफ उतरने लगे। अचानक से आकर्ष ने किसी की मौजूदगी को महसूस किया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह साफ महसूस कर पा रहा था कि उस योद्धा का ऊर्जा स्तर मूल मंडल के 6ठे स्तर में पहुंचा हुआ है। जैसे ही एल्डर पाणी ने जमीन पर अपने कदम रखे, एक आदमी अचानक से उन सभी के सामने प्रकट हो गया। सभी के सामने आने के बाद उस आदमी ने कुछ देर तक तो उन सभी को बड़े ध्यान से देखा और फिर वर्धमान सिंह राठौर की तरफ देखते हुए बड़े सम्मान के साथ कहा, गुरुकुल प्रमुख वर्धमान, आपका स्वागत है। यह आदमी एक मध्य अवस्था का आदमी था जिसने हल्के नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। कितनी अजीब बात है ना कि तुम्हारा गुरुकुल इतना बड़ा है, लेकिन हमारे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख के स्वागत के लिए तुम्हारे गुरुकुल के 9 विभागों में से एक भी विभाग का विभाग प्रमुख यहां पर नहीं आया है। अगर तुम्हारे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख ना आए तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे विभाग प्रमुख इतने ज्यादा कहां पर व्यस्त है कि वह भी हमारे स्वागत के लिए नहीं आ सके। विभाग प्रमुख सुग्रीव ने एक बहुत ही कर्कश आवाज में उस मध्य अवस्था के आदमी से कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने तुरंत ही अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग किया और अपने सामने खड़े उस मध्य अवस्था के आदमी के शरीर पर दबाव देने लगे। यह दबाव इतना ज्यादा था कि उस मध्य अवस्था के आदमी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ उसके सिर के ऊपर रख दिया हो। विभाग प्रमुख सुग्रीव, हमारे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख और बाकी सभी 9 विभाग प्रमुख इस समय यहां पर नहीं आ सकते हैं। कुछ तो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और काफी लंबे समय से अपने निवास स्थान से बाहर नहीं आए हैं। वही बाकी लोग मुकाबले की तैयारी को लेकर व्यस्त हैं। बाकी के 3 गुरुकुल पहले ही आ गए थे, इसलिए वह सभी उनके स्वागत में लगे हुए हैं। उस मध्य अवस्था के आदमी ने बड़ी मुश्किल से विभाग प्रमुख सुग्रीव के द्वारा लगाए जाने वाले दबाव को सहन करते हुए जवाब दिया, अच्छा ऐसा क्या? तो तुम यह कहना चाहते हो कि हमारा गुरुकुल इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अब वह तुम्हारे गुरुकुल से अच्छे से स्वागत की आशा भी नहीं कर सकता है? विभाग प्रमुख मानव ने भी अब अपनी आंतरिक ऊर्जा से उस मध्य अवस्था के आदमी के शरीर पर दबाव देना शुरू किया और एक बहुत ही कर्कश आवाज में पूछा, विभाग प्रमुख मानव, आपके ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी हो चुकी है। विभाग प्रमुख मानव की आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को देख उस मध्य अवस्था के आदमी ने चौंकते हुए पूछा। उसे सप्त शौर्य गुरुकुल के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त थी। जहां तक उसे याद था,
तो सप्त शौर्य गुरुकुल के कुल 7 विभाग थे, जिनमें से 6 विभागों को 6 विभाग प्रमुख और 7वें विभाग को गुरुकुल के प्रमुख द्वारा नियंत्रित किया जाता था। जितनी जानकारी उसे विभाग प्रमुख मानव के बारे में प्राप्त थी, उसमें यही बताया गया था कि विभाग प्रमुख मानव एक मूल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा है। लेकिन अब जब उसने विभाग प्रमुख मानव की आंतरिक ऊर्जा को महसूस किया था, तो वह साफ देख पा रहा था कि विभाग प्रमुख मानव की आंतरिक ऊर्जा एक मूल मंडल के योद्धा से कई गुना ज्यादा है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि विभाग प्रमुख मानव ने अथर्व मंडल में प्रवेश कर लिया है। विभाग प्रमुख मानव के अथर्व मंडल में प्रवेश करने का अर्थ था कि सप्त शौर्य गुरुकुल की पूरी ताकत में भी बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि उनके आसुरी कमलाद गुरुकुल के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। मानव, तुम्हारे ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी हुई है, यह कब हुआ? विभाग प्रमुख सुग्रीव ने एक आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। उनका सवाल सुनकर विभाग प्रमुख मानव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो आकर्ष की तरफ देखने लगे। उन्होंने वाकई ही बड़ी निपुणता से अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि होने की बात सभी से छुपाई थी। उन्होंने 2 वर्ष पहले अथर्व मंडल में प्रवेश किया था, लेकिन आज जाकर गुरुकुल के बड़े दिग्गजों को पता चला था कि उन्होंने अथर्व मंडल में प्रवेश कर लिया है। जाने दो इसे, ये बस उनका एक सेवक है और कुछ नहीं। और तुम चुपचाप रास्ता दिखाओ। आखिरकार गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने अपना मुंह खोला और एक बहुत ही शांत स्वर में आसुरी कमलाद गुरुकुल के उस मध्य अवस्था के आदमी से कहा। भले ही उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में कर्कशता और गुस्से का भाव साफ देखा जा सकता था। एक समय पर उनका गुरुकुल पूरे अवंती साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली गुरुकुल था, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अब आसुरी कमलाद जैसा गुरुकुल भी उनको नीचा दिखा रहा था। ऐसे में अगर वर्धमान सिंह राठौड़ को गुस्सा नहीं आता तो और क्या होता? लगता है गुरुकुल की हालत जितनी खराब बताई जा रही है, उससे कहीं ज्यादा ही खराब है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह मध्य अवस्था का आदमी इस तरह से हमारे गुरुकुल को नीचा नहीं दिखाता। आकर्ष ने मन ही मन सोचा। गुरुकुल के लिए उनकी नई पीढ़ी के योद्धा बिल्कुल उस टहनी की तरह थे जो आगे जाकर एक बहुत बड़ी शाखा का रूप लेने वाले थे। अगर वह टहनी ही कमजोर हुई तो शाखा का टूटना निश्चित था। वर्धमान सिंह राठौर की बात सुनने के बाद वो मध्य अवस्था का आदमी, जो कि आसुरी कमलाद गुरुकुल का ही एक एल्डर था, उन सभी को आगे का रास्ता दिखाने लगा। जब एल्डर पांडी उस मध्य अवस्था के आदमी के पीछे उड़ रहे थे, तब उनके विशालकाय पंखों ने आसपास के काफी बड़े क्षेत्र को घेर रखा था। आगे बढ़ते हुए उनके पंखों से जो आवाज निकल रही थी, उसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आसपास तूफान आ गया हो। उनके पंख उस एल्डर के शरीर पर हवा का दबाव भी दे रहे थे। एल्डर पाणी ऐसा जानबूझकर कर रहे थे क्योंकि वो भी मध्य अवस्था के उस आदमी पर थोड़ा गुस्सा थे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे एल्डर पाणी जानबूझकर आसुरी कमलाद गुरुकुल के इस एल्डर को परेशान कर रहे हैं? आकर्ष ने मन ही मन में अपने आप से पूछा। कुछ ही देर में वो लोग एक खाली मैदान में पहुंच गए, जहां पर सभी को अपनी पीठ से उतारने के बाद एल्डर पाणी एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयों में कहीं गायब हो गए। एल्डर पाणी के वहां से जाने के बाद आसुरी कमलाद गुरुकुल का वह एल्डर भी जमीन पर उतर आया। इतना तो उसे भी पता था कि एल्डर पाणी ने जानबूझकर उसे परेशान किया था। वो जानबूझकर अपने पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ा रहे थे ताकि उसे उड़ने में तकलीफ हो। वो एल्डर इस बात के लिए काफी गुस्सा तो था, मगर उसने बोलकर कुछ भी नहीं कहा। अपना सारा गुस्सा अपने मन में ही दबा लिया। कुछ देर के बाद उस एल्डर ने अपने चेहरे के भाव को ठीक किया और फिर आकर्ष तथा बाकी सबको लेकर एक छोटे से भवन के पास आ गया। यह भवन बिल्कुल हमारे गुरुकुल के आंतरिक क्षेत्र की तरह है। यहां पर प्राकृतिक ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में है। इस जगह की तुलना हमारे गुरुकुल के ऊर्जा बिंदुओं से की जा सकती है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो यहां पर गुरुकुल के एल्डर और माध्यमिक शिष्य अभ्यास करने आते होंगे। विभाग प्रमुख मानव ने आकर्ष और बाकी तीनों माध्यमिक शिष्यों की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद
वो सभी भवन के अंदर दाखिल हुए। बाहर से दिखने में यह सिर्फ एक ही भवन लग रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला था कि यहाँ पर और भी कई इमारतें हैं। शायद उस भवन का निर्माण करने के लिए छलावे की किसी कला का प्रयोग किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे सप्त शौर्य गुरुकुल में ऊर्जा बिंदुओं की सुरक्षा के लिए उस छलावे वाली दीवार का निर्माण किया गया था। आकर्ष और बाकी सभी जैसे ही उस जगह के अंदर आए, अंदर पहले से अभ्यास कर रहे बहुत से शिष्यों का ध्यान एकदम से उनके ऊपर केंद्रित हो गया। क्या यह सभी सप्त शौर्य गुरुकुल से आए हैं? इनके कपड़े देखकर तो यही लग रहा है कि यह लोग उसी गुरुकुल से हैं। इस बार इनके गुरुकुल की तरफ से शायद 4 शिष्य भाग लेने वाले हैं। 1 मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूं? उनके समूह में एक 21 से 22 वर्ष का लड़का भी है। ये इस साल के मुकाबले में भाग लेने तो नहीं आया है ना? क्या बकवास कर रहे हो? इसके जैसा बच्चा मुकाबले में भाग क्यों लेगा? इतनी छोटी उम्र में यह माध्यमिक शिष्य बन गया है, यही इसके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि मुकाबले में भाग लेकर यह इतनी जल्दी मौत को दावत देना चाहेगा। बिल्कुल, इतनी छोटी उम्र में मुझे नहीं लगता कि इसके पास लड़ाई का कोई ज्यादा अनुभव होगा। मेरे हिसाब से तो इसका गुरुकुल इसे सिर्फ इसलिए यहां पर लेकर आया है ताकि यह लड़ाई का अनुभव प्राप्त कर सके। 30 साल का होने में अभी भी इसके पास 8 से 9 साल बचे हैं। तब तक यह 3 मुकाबलों में भाग ले सकता है। मैंने सुना है कि इस बार बहुत से ब्रह्ममंडल के 5वें और 6ठे स्तर के योद्धा इस मुकाबले में भाग लेने वाले हैं। ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं के बीच में इसके जैसा बच्चा अगर मुकाबला करने आया तो सबसे पहले जान इसी की जाएगी। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, सीनियर रजत के सामने सप्त शौर्य गुरुकुल के यह शिष्य टिक पाएंगे? सीनियर रजत का ऊर्जा स्तर बहुत समय पहले ही ब्रह्ममंडल के 6ठे स्तर में पहुंच चुका है। 7वें स्तर में प्रवेश करने से भी अब वह ज्यादा दूर नहीं है। उनकी ताकत के सामने मुझे नहीं लगता कि यह लोग थोड़ी देर भी अखाड़े में टिक पाएंगे। आसुरी कमलाद गुरुकुल के उस एल्डर के साथ आकर्ष और बाकी सब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, आसपास खड़े शिष्यों के मुंह से वह अपने गुरुकुल की बुराई साफ सुन पा रहे थे। इस बुराई में भी एक नाम ऐसा था जिसने आकर्ष का ध्यान तुरंत अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, रजत। यह नाम असिधार का था, वही असिधार जिसकी गिनती अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में होती थी। असिधार ने अभी तक ब्रह्ममंडल के 7वें स्तर में प्रवेश नहीं किया है। आकर्ष ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए अपने आप से पूछा। वो लोग जितना आगे बढ़ रहे थे, आसुरी कमलाद गुरुकुल के सभी शिष्य उन्हें देखकर उतनी ही ज्यादा बातें कर रहे थे, विशेषकर आकर्ष के बारे में। उन सभी को इस सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिरकार आकर्ष इतनी छोटी उम्र में सप्त शौर्य गुरुकुल जैसे गुरुकुल का माध्यमिक शिष्य कैसे बन गया था। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान, लगता है आपके गुरुकुल में काफी लंबे समय बाद कोई प्रतिभाशाली शिष्य फिर से प्रकट हुआ है। आसुरी कमलाद गुरुकुल के उस एल्डर ने एक पल के लिए आकर्ष की तरफ देखा और फिर गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौर से पूछा। जहां तक उसका सोचना था तो आकर्ष भले ही एक माध्यमिक शिष्य बन चुका था, लेकिन प्रतिभा के मामले में वह अभी भी उनके गुरुकुल के प्रतिभाशाली शिष्यों के सामने कुछ नहीं था, विशेषकर रजत के सामने तो कुछ भी नहीं। रजत जब 20 वर्ष का था, उसने उस समय ही सृष्टिमंडल के 7वें स्तर में प्रवेश कर लिया था और अपने गुरुकुल का एक माध्यमिक शिष्य बन गया था। शायद हमारे गुरुकुल की किस्मत अच्छी रही है, इसलिए प्रतिभाशाली शिष्य हमेशा हमारे गुरुकुल में ही आते हैं, वर्धमान सिंह राठौड़ ने जवाब दिया। उन्हें यह बात अच्छे से पता थी कि वह एल्डर उन्हें ताना मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा में उस एल्डर ने सवाल पूछा था। कुछ ही देर में वो सभी लोग उस इलाके की सबसे बड़ी इमारत के सामने पहुंच गए, जहां पर पहले से ही कुछ माध्यमिक शिष्य पहरा दे रहे थे। तुम यहां आओ। इन 4 शिष्यों को अखाड़े के पास में ठहरने की जो व्यवस्था की गई है वहां पर ले जाओ। ये 4 इस साल के मुकाबले में भाग लेने आए हैं। उस एल्डर ने एक माध्यमिक शिष्य को अपने पास बुलाया और आकर्ष, उदय, अविनाश व मिहिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो आज्ञा एल्डर। उस माध्यमिक शिष्य ने एल्डर को प्रणाम किया और फिर आकर्ष व उसके बाकी साथियों को
अपने साथ चलने का इशारा किया, लेकिन उन चारों में से कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ा। चारों वहीं खड़े होकर वर्धमान सिंह राठौर की तरफ देखने लगे। इस साल के मुकाबले में जितने भी योद्धा भाग लेने वाले हैं वह सभी यहां पर आ चुके हैं। हमने उन सभी के रहने की अलग व्यवस्था की है, इसलिए तुम चारों इस माध्यमिक शिष्य के साथ जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही पांचों गुरुकुलों के सभी दिग्गज एकत्रित होंगे और मुकाबले की घोषणा करने वाले होंगे, तुम सभी के पास सूचना भिजवा दी जाएगी। उस एल्डर ने आकर्ष और बाकी तीनों योद्धाओं की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वो वर्धमान सिंह राठौर की तरफ घूमा और उन्हें आगे चलने का इशारा किया। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान, विभाग प्रमुख सुग्रीव और विभाग प्रमुख मानव, आप तीनों मेरे साथ चलिए। हमारे गुरुकुल के प्रमुख काफी समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी तुम लोग जाओ और मुकाबले की तैयारी करो। हम मुकाबले के समय मिलते हैं। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने अपने गुरुकुल के चारों शिष्यों से कहा और फिर विभाग प्रमुख मानव व विभाग प्रमुख सुग्रीव के साथ उस एल्डर के पीछे पीछे वहां से चले गए। गुरुकुल प्रमुख से अनुमति मिल जाने के बाद आकर्ष और बाकी सभी ने भी उस माध्यमिक शिष्य को आगे चलने का इशारा किया। रास्ते में चलते समय आकर्ष को मिहिर से पता चला था कि पांचों गुरुकुलों के अंदर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद होने वाले इस मुकाबले के लिए एक अलग से अखाड़ा बनाया गया है। मुकाबला प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अलग अलग जगह पर होता था, इसलिए सभी गुरुकुलों ने अपनी क्षमता अनुसार अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी। पांचों गुरुकुलों को एक एक बार अपने गुरुकुल के अंदर यह मुकाबला आयोजित करवाने का मौका दिया जाता था, यानी कि एक बार मुकाबला हो जाने के बाद फिर से उस गुरुकुल की बारी हर 18 साल के बाद आती थी। मिहिर के साथ बातें करने के बाद उसे बाकी के तीनों गुरुकुलों के बारे में भी बहुत कुछ पता चला था। इन तीनों गुरुकुलों के नाम थे आदि स्त्रोत गुरुकुल, गिरिगंज गुरुकुल और चंद्रिका गुरुकुल। थोड़ी ही देर में वो सभी उस माध्यमिक शिष्य के साथ एक बड़े से आंगन में पहुंच गए। आंगन को पार करते ही सामने की तरफ बहुत सी छावनियां बनी हुई थीं। वहां पर मौजूद सभी छावनियों में से 4 छावनियों के भीतर पहले से ही कुछ शिष्य बैठे हुए थे। इन सभी शिष्यों की उम्र 30 साल से कम थी और सभी के चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज था। यह सभी जरूर अन्य चारों गुरुकुलों के शिष्य होने चाहिए जो इस बार के मुकाबले में भाग लेने वाले हैं। आकर्ष ने एक अंदाजा लगाते हुए अपने आप से कहा, आप सभी इनमें से किसी भी छावनी के भीतर जाकर कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं। मुकाबला शुरू होने में अब भी समय है। जैसे ही गुरुकुल प्रमुख आएंगे और मुकाबला शुरू होगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। आसुरी कमलाद गुरुकुल के उस माध्यमिक शिष्य ने आकर्ष और बाकी तीनों योद्धाओं से कहा। उस माध्यमिक शिष्य की बात सुनने के बाद वो चारों अपने सामने मौजूद छावनियों की तरफ देखने लगे। कुछ देर तक सभी छावनियों को देखने के बाद उन सभी ने एक दूसरे की तरफ देखकर सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर एक छावनी की तरफ चल पड़े। ये चारों सप्त शौर्य गुरुकुल के शिष्य होने चाहिए। आकर्ष और उसके तीनों साथियों को छावनी की तरफ जाते देख दूर खड़े कुछ माध्यमिक शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, सप्त शौर्य गुरुकुल के इतने बुरे दिन आ गए हैं, मुझे पता नहीं था। इन्होंने मुकाबले के लिए एक 21 से 22 वर्ष के योद्धा को भी साथ में भेजा है। क्या उनके गुरुकुल में कोई बड़ी उम्र का योद्धा नहीं था? एक माध्यमिक शिष्य ने तंज करते हुए कहा। इधर उस छावनी में पहुंचने के बाद वो चारों एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मुकाबले में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं के लिए पहले से ही छावनी में कुछ औषधीय जल तैयार करके रखे हुए थे। अपनी जगह पर बैठने के बाद आकर्ष ने सबसे पहले अपने प्रतिद्वंदियों की तरफ देखा। उसके सामने की 4 छावनियों में से प्रत्येक छावनी के अंदर 4 शिष्य बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने अपने गुरुकुल के कपड़े पहन रखे थे। इनमें से एक छावनी ऐसी भी थी जिसके अंदर एक लड़की भी बैठी हुई थी। आकर्ष का ध्यान इस लड़की की तरफ इसलिए गया था क्योंकि इस लड़की के पास 3 लड़के भी बैठे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत इस लड़की की तरफ ध्यान से देखने की नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तीनों शिष्य उस महिला शिष्या से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उसका नाम इंदु है। वो चंद्रिका गुरुकुल की सबसे प्रतिभाशाली शिष्या है। अगर प्रतिभा के मामले में इसकी तुलना की जाए
तो यह अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से थोड़ी ही पीछे है। वैसे तो यह एक महिला है, लेकिन फिर भी इसको कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि जब यह अपने उग्र स्वभाव में आती है तो अच्छे से अच्छे योद्धा का गला काट देती है। आकर्ष को उस लड़की की तरफ इतने ध्यान से देखते देख मिहिर ने एक धीमी आवाज में कहा। मिहिर की बात सुनकर आकर्ष और भी ज्यादा ध्यान से उस लड़की की तरफ देखने लगा। उस लड़की की उम्र 27 से 28 साल के लगभग थी। दिखने में वह अत्यधिक सुंदर नहीं थी, लेकिन साधारण भी नहीं थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो उसकी ताकत थी। वह लड़की एक ब्रह्म मंडल के 6ठे स्तर की योद्धा थी। एक लड़की होते हुए भी मानना पड़ेगा कि इसकी प्रतिभा और शक्ति बहुत ही ज्यादा आगे है। गुरुकुल प्रमुख का शिष्य उदय भी इसके सामने कुछ नहीं है। आकर्ष ने मन ही मन में अपने आप से कहा। अब ऐसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली योद्धाओं को देखने के बाद आकर्ष को समझ में आया था कि आखिर गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ अपने गुरुकुल के भविष्य को लेकर इतने चिंतित क्यों रहते हैं। गुरुकुल की नई पीढ़ी के योद्धा तो अपनी उम्र के बाकी योद्धाओं से भी बहुत पीछे रह गए थे, फिर पूरे साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं के साथ तुलना करने का तो भूल ही जाओ। और वो योद्धा दिख रहा है, वो है रजत, जिसे सभी असिद्धार के नाम से संबोधित करते हैं। मिहिर ने एक अन्य योद्धा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिहिर का इशारा पाकर आकर्ष उसी दिशा में देखने लगा। उसके सामने की एक अन्य छावनी के अंदर एक 26 वर्षीय योद्धा बैठा हुआ था, जिसने अपने हाथ में अपनी तलवार को बहुत ही मजबूती से पकड़ कर रखा था, जैसे वह उसकी प्रेमिका हो। इस योद्धा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और किसी की भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इसके पास भी 3 लड़के बैठे थे, जिनकी जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। क्या यह वही है जिसकी गिनती साम्राज्य की नई पीढ़ी के पास सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में होती है? आकर्ष ने पूछा। अपना सवाल पूछने के बाद उसने तुरंत ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और रजत के ऊर्जा स्तर का पता लगाने की कोशिश की। इसका ऊर्जा स्तर तो ब्रह्म मंडल के 6ठे स्तर के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसे बस हल्का सा धक्का चाहिए और फिर यह 7वें स्तर में प्रवेश कर लेगा। रजत का ऊर्जा स्तर देखने के बाद आकर्ष ने मिहिर से कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल के मुकाबले में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं में यह रजत और इंदु सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इनके होते हुए किसी और का शीर्ष स्थान के करीब पहुंचना भी असंभव है, मिहिर ने कहा। सबसे शक्तिशाली? जहां तक मैंने सुना है तो अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से 2 योद्धा इन 4 गुरुकुलों में से 2 गुरुकुलों के शिष्य हैं। जब असिद्धार मुकाबले में भाग ले रहा है तो दूसरे योद्धा के साथ क्या समस्या है? आकर्ष ने पूछा। वो दूसरा योद्धा? उसके बारे में कोई भी बात निश्चितता के साथ नहीं कही जा सकती है। जिस योद्धा के बारे में तुम बात कर रहे हो वो उन 5 शक्तिशाली योद्धाओं में 4थे स्थान पर आता है। असिद्धार की भांति वह भी तलवारबाजी में बहुत ज्यादा अच्छा है। फर्क बस इतना है कि वो लंबी और लचीली तलवारों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि उरुमी। ऐसे हथियार का प्रयोग करने के कारण ही सभी उसे उरुमी कहकर भी संबोधित करते हैं, मिहिर ने कहा। ये योद्धा उरुमी का प्रयोग करता है क्या? इसके बारे में तुम थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? आकर्ष ने थोड़ा रुचि लेते हुए पूछा। वैसे मुझे यहां पर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह उरुमी किसी के प्यार में पूरा पागल हो चुका है। उरुमी असल में आदि स्रोत गुरुकुल का शिष्य है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि शिष्य था। करीबन 2 साल पहले उरुमी ने आदि स्रोत गुरुकुल को छोड़ दिया था और तब से वो अवंती साम्राज्य की राजधानी कौशांबी के सबसे बड़े रंग महल में ही रह रहा है। इस बारे में तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं है कि असल में उसका दिल किसने तोड़ा था, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब से उस लड़की ने उरुमी के प्यार को अस्वीकार किया है, तब से उरुमी सबसे अपना रिश्ता तोड़ चुका है। ना तो वह किसी से मिलता है, ना ही वह किसी के सवालों का कोई जवाब देता है, मिहिर ने कहा। तुमने अभी कहा कि यह उरुमी आदि स्रोत गुरुकुल का शिष्य है, तो जब उरुमी के साथ इतना सब कुछ हो गया है तो क्या इसके गुरुकुल ने उसको वापस लाने की कोशिश नहीं की? आकर्ष ने मिहिर से पूछा।
ऐसा नहीं है कि आदि स्रोत गुरुकुल को उरूमी की चिंता नहीं है। जब उरूमी गुरुकुल छोड़कर गया था, उसी समय आदि स्रोत गुरुकुल ने कुछ एल्डरों को उसके पीछे भेजा था ताकि वो उसे वापस ला सके, लेकिन उरूमी ने वापस आने से मना कर दिया। उसने एल्डरों को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो लोग वापस नहीं गए तो वो सभी को यह बता देगा कि उसने आदि स्रोत गुरुकुल छोड़ दिया है। आदि स्रोत गुरुकुल इतने प्रतिभाशाली शिष्य को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मजबूरी में उन सभी को उरूमी की बात माननी पड़ी। मिहिर ने हंसते हुए कहा,